A very good evening to all of you. Let's start with today's class. ठीक है, शुरू करते हैं. हमने कल की क्लास में पिछले दो क्लासेस से हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का, और कल हमने डिस्कस किया उसके फंक्शंस क्या होते हैं, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग हमारी काम आती है. तो मीनिंग में हमने देखा था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग. ठीक है, पूरी की पूरी डेफिनेशन हमें पूरी तरह अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स और हमारी डेफिनेशन दोनों जो थी वो पूरी की पूरी सेम थी. तो जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमारी डेफिनेशन है. ठीक है, तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इसको याद रखने का. आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे. मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि हमारे मेजर जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो था कि टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें, आप अपने रीजंस जान सकें, आपको प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ, आप प्रिवेंट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें एरर्स या फ्रॉड्स को. ठीक है, तो कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव जो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा ध्यान में रखना है, ताकि आप जान सकें कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ. ठीक है, उसके बाद हमने रीजंस जाने, उसके बाद हमने फाइनेंशियल पोजीशन जानी. ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करके रखना है. ठीक है, फंक्शंस जो आए थे, फंक्शन जिस तरीके से फ़ोन का फंक्शन हमने समझा था कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, ऐसे ही अकाउंटिंग का फंक्शन है. कुछ एक बेसिक फंक्शन जो है अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करके चलती है, और सबसे पहला फंक्शन उसमें से है वही सेम, कि आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है ये. ठीक है, आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है टू वेरियस पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़. ऑब्वियसली एज अ ओनर ऑफ बिजनेस आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको लॉस कितना हुआ. ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पार्टीज़ हैं, लाइक आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करके चलता है. तो ये भी आपका एक अलग फंक्शन था इसके अंदर, टू प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट टाइमली डिसीजन मेकिंग ले सके, अच्छा डिसीजन ले सके, जान सके कि क्या रीज़न है लॉस के या प्रॉफिट के. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने सारे इसके फंक्शंस देखे थे. इसके अलावा जो फंक्शन है आपके प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस में हमने समझा था कि सर किस तरीके से ये फ्रॉड को प्रिवेंट या डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके अलावा अगला जो आपका फंक्शन था एक ट्रस्टीशिप का फंक्शन था. ट्रस्टीशिप यानी कि जब एक कंपनी होती है, ठीक है, जिसके ओनर आप हैं, लेकिन उस कंपनी को रन कोई और कर रही है, मैनेजमेंट कहीं और बैठकर, तो आप उनको ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो जो आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा बिज़नेस चलाया जा रहा है और वो बिज़नेस बिल्कुल सही चल रहा है. ठीक है, वो टाइमली की ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके चलते हैं. ठीक है, इसके अलावा आपको कंपटीशन ऑफ वेरियस टैक्सेस, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या है वो जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, इन सबको कंप्यूट करने के अंदर भी आपको अकाउंटिंग हेल्प करके चलता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में हेल्प करके चलता है कि अगर मेरा किसी बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट कम हुआ है तो क्यों हुआ है और किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए उसके लिए, ताकि आप उसके अंदर जान सकें कि आपको इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ है. ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी कि हम आज की क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसके लिए हमने एक बेसिक समझा था कि एक 3 टर्म्स होती हैं सर, 3 डेफिनेशन आने वाली हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी अलग टर्म्स होती हैं. ऐसे ही टोटल ये 3 टर्म्स हैं. तीनों टर्म्स का पहले मीनिंग समझते हैं, और तीनों टर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से होती हैं हम तीनों को पैरेलली समझेंगे. ठीक है, अभी के लिए अगर आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊं, ठीक है, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है सर. बुक कीपिंग का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अपने बुक्स के अंदर. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग. जैसे कि आप नॉर्मल कोई भी बिजनेसमैन है वो डे टू डे अपनी जितना भी कि कोई उससे उधार माल लेके जाता है तो वो अपनी डायरी के अंदर या अपनी नोटबुक के अंदर उसे नोट करके चलता है. ठीक है, तो क्या ये आपका बुक कीपिंग फंक्शन के अंदर काउंट होगा, तो क्या आपका अकाउंटिंग फंक्शन के अंदर काउंट होगा. जी नहीं, अकाउंटिंग के अंदर ये काउंट नहीं होगा और ना ही ये बुक कीपिंग के अंदर काउंट होगा. बुक कीपिंग का मतलब है कि आप उसको रिकॉर्ड करके चलें इन द फॉर्म ऑफ जनरल एंट्रीज़ की फॉर्म में उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके चलेंगे आप. ठीक है, उस तरीके से सिंपल, और उसको क्लासिफाई करके चलेंगे अपना लेजर्स के अंदर. ठीक है, बेसिक बुक कीपिंग का मतलब ये है कि आप उसको अकाउंटिंग में जिस तरीके से उसे रिकॉर्ड किया जाता है उसको रिकॉर्ड करना प्लस उसको क्लासिफाई करना, इतना बेसिक फंक्शन जो है आपका बुक कीपिंग का होता है.
जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। यानी कि आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसको क्लासीफाई कर लिया, अब आप उससे क्या बनाने वाले हैं अपने, अब आप उससे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जो आगे आपको बताता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल सा मतलब ये होता है सर, जो आपको ऐसे एक ऐसा अकाउंट जो कि आपको बता दे कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, यानी कि आपने कितना कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, या फिर कितना गवाया है, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होती है सर? बैलेंस शीट होती है जो कि आपको बताती है कि आपके बिजनेस में कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि आपके पास एसेट, एसेट यानी कि जो आपको आपकी जो मशीनरी है, सिंपल टर्म्स में बात करूं, जो आपको बेनिफिट दे रही है, यानी कि आपका जो शॉप के अंदर जितना भी सामान लगा हुआ है, जो आपको फ्रिज लगा हुआ है या फिर कोई आपका कंप्यूटर लगा हुआ है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपकी एसेट्स होती हैं। जब डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है। अभी के लिए हम बात करें तो बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। और अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर हम अपने फाइनल अकाउंट्स जो हैं हम अपने प्रिपेयर करके चलते हैं, बैलेंस शीट और P&L बनाते हैं। उसके बाद उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके अंदर रीजंस जानते हैं, उसको पिछले साल से कंपेयर करके और उसको कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को। तो ये सारा पार्ट हमारा का सारा किस में आता है, अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। थर्ड जो हमारी टर्म है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सर। अकाउंटेंसी क्या है? जिस तरीके से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी ज़रूरी है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसी तरीके से अकाउंटिंग करने के लिए कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एक गाइडलाइंस हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि डिफाइंड हैं बाय वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो हैं, जिस तरीके से इनके द्वारा जो डिफाइंड है, आपको उन रूल्स को फॉलो करना है ताकि आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर सकें, ठीक है। अगर मैं सिंपल कंपेरेटिव टर्म्स में बात करूं तो सर देखो, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, सर बुक कीपिंग को आप कह सकते हो एक स्टूडेंट है, ठीक है, अकाउंटिंग एक स्कूल है, और अकाउंटेंसी क्या है? आपका CBSE बोर्ड है, आपका CBSE बोर्ड आपका अकाउंटेंसी बॉडी है, आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि बुक कीपिंग फर्स्ट लेवल आता है, अकाउंटिंग उसका सेकेंड लेवल है, एंड देन थर्ड लेवल के ऊपर आपका अकाउंटेंसी है। यानी कि अगर आपको ये दोनों लेवल करने हैं तो इसको किस तरीके से रन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आपको आपकी अकाउंटेंसी बताती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी हम बुक से गो थ्रू करते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है जो हम गो थ्रू करते हैं। आपको आई थिंक आपको बेसिक मीनिंग इससे क्लियर हो गया होगा, इस इलस्ट्रेशन से, इस एग्जांपल से, कि किस तरीके से क्या होता है। तो हम बात करते हैं अब बुक से। तो बुक के अंदर जो गिवन है बेसिकली 3 टर्म्स हैं जिनको नॉर्मल एक कॉमन पीपल अपने आप में कंफ्यूज करके चलता है। यानी कि अगर आप बात करें तो आप भी अभी तक यही समझते आए होंगे कि सर बुक जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, उसको अगर हम जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसे ही अकाउंटिंग कहा जाता है। जी नहीं, वो आपका बेसिक स्टेप है, उसे बुक कीपिंग कहा जाता है, जो आप डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो आपका बेसिक स्टेप के बाद जो अगला स्टेप आता है कि आपको समराइज फॉर्म के अंदर सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। और उसके बाद इन दोनों को तैयार करने के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस पूरी बॉडी को कहा जाता है अकाउंटेंसी, उस पूरी स्टडी को कहा जाता है अकाउंटेंसी, ठीक है। जब तक आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी, जब आपको वर्ब्स नहीं पता, जब आपको नाउन्स नहीं पता, तो आप प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो बुक से गो थ्रू करते हैं एक बार, सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप आप सबको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो 3 मेजर टर्म्स हैं जिनको कंफ्यूज किया जाता है, जिसमें से डेफिनेशन जो है इसके अंदर 3 डेफिनेशंस गिवन है बुक कीपिंग की। आपको जो इजी लगे, सबसे इजी डेफिनेशन लगे, आप उसको याद कर सकते हैं। मैं सिंपल सा फर्स्ट डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं, सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी कि बुक्स के अंदर अपनी डे टू डे बिजनेस डीलिंग्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, दैट इज़ कॉल्ड बुक कीपिंग, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। यानी कि जो भी पैसे के अंदर ट्रांजेक्शन्स को मेजर किया जा सकता है, उन सबको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर, इसे ही बुक कीपिंग कहा जाता है। थर्ड डेफिनेशन अगर आप बात करेंगे तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल, फाइनेंशियल
कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब यही है कि जो रिकॉर्ड की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन में देखेंगे तो सिंपल सा आपका है बिजनेस डीलिंग्स, यानी कि डे टू डे आपकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को कभी भी बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल से बुक कीपिंग के अंदर 4 एक्टिविटीज़ की जाती हैं। सबसे पहली हमें जो समझ आती है, सर हमें क्या करनी है, हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बिजनेस की। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती क्या हैं, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर हम आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेज़र करेंगे कि कितना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 एकड़ लैंड मैंने परचेज़ कर लिया, जी नहीं। अगर मैंने लैंड परचेज़ किया तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 2 करोड़ रुपीज़। तो मैं इस टर्म्स में उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि मैंने लैंड परचेज़ किया है, दैट इज़ वर्थ 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो पार्ट आया, आपको उसको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहा जाता है उसे, ये हम वैसे चैप्टर आएगा तो डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो सिंपल सा, जैसा कि नाम से समझ आता है कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री यानी कि नंबर फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट लेवल के ऊपर जहाँ पे एंट्री की जाती है उसे कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, कोई भी चीज़ जब जहाँ से शुरू होती है तो उसे ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, सिंपल सा। ऐसे ही बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री का मतलब जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है हमारी बुक्स के अंदर, उसे कहा जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसे हम जर्नल के नाम से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे क्लासीफाई करके चलते हैं लेजर के अंदर। तो यहाँ पे लेजर में क्लासीफाई करने पे इतने पे ही आपका जो बुक कीपिंग का फंक्शन है वो आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम बुक कीपिंग, उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। जबकि हम अगर हम सिंपल समझे तो अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स बुक कीपिंग, क्योंकि आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते जब तक कि आप बुक कीपिंग नहीं करोगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं तो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस फीलिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, बट अगर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन के बाद उसको समराइज करना, उसको एक ऐसे फॉर्म के अंदर बनाना कि हम उसमें से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, उसको समझ सकें, कि उसको जान सके, कोई भी आदमी जान सके जनरल पब्लिक का, तो उसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना, दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ हियर। ठीक है, अकाउंटिंग का मेजर रोल क्या होने वाला है कि हमने क्लासीफाई कर दिया उसको लेजर्स में, उसके बाद हम उसको समराइज़ करेंगे, उसका बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, यानी कि आपका कितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, और कितनी आपकी एसेट है, ये सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है नाम से ही कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट गंवाया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बनाने के लिए आपको पहले बेसिक बुक कीपिंग करनी ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को नीड्स को फुलफ़िल करके चल रही हैं। ठीक है, बुक कीपिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो बुक कीपिंग फंक्शन एक रेगुलर, जो नॉर्मल एक क्लरिकल नेचर का वर्क है, जो कि अगर आप एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी हैं तो वो भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें वेल गुड नॉलेज है। नॉर्मली ये फंक्शन आज की डेट में कंप्यूटराइज फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। टैली का आपने नाम सुना होगा, टैली के अंदर इन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे जो कॉमन सॉफ्टवेयर है टैली, हाई एंड सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी सारे हैं जो बैंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ओरेकल, या फिर हाई कंपनीज़ में जो यूज़ किया जाता है SAP के वेरियस वर्जन्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। बट जो सिंपल सा आपको मेजॉरिटी जगहों पे देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा टैली या फिर बिजी। ये 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अपने, आप कह सकते हो कि नॉन मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हैं, जो कि डे टू डे बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, क्लरिकल नेचर का वर्क है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंट्री करनी आती है तो कोई भी टैली का ऑपरेट कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग की हालांकि मैं बात करूं कि उसको समराइज़ करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना, तो P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर मतलब जो कि एक इकलौता बिजनेसमैन आदमी अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है, तो उसके अकाउंट्स बनाने में आपको इतने ज़्यादा इश्यूज़ या इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बट अगर आप एक कंपनी के अकाउंट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, हाई लेवल ऑफ स्किल चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इसलिए
तो वहाँ पे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा काम आती है, यानी कि आपको एक आइदर एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होना होगा या फिर आपको जैसे कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी थर्ड जो टर्म है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों को फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है वो हमारे डिफाइंड है अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी आपको बताती है कि अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, बुक कीपिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, एंटायर जो बॉडी है प्रैक्टिसिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि थ्योरी जो पोर्शन है अकाउंटिंग का वो सारा का सारा जो ग्रामर है, जो सारा का सारा थ्योरम्स है आप कह सकते हैं, जो सारे के सारे लॉज हैं वो सारे के सारे अकाउंटेंसी के अंदर मेंशन्ड है कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो अब बुक से गो थ्रू करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। तो अकाउंटिंग की स्टार्ट जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग जहाँ फंक्शन वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे बुक कीपिंग फंक्शन एंड होता है। तो फन एक्टिविटीज़ जो इसके अंदर कंडक्ट की जाती हैं सिंपल सा कि समराइज़ करना इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना और उसको रिजल्ट्स को सबमिट करना उसके ओनर को इन अ मीनिंगफुल वे ताकि वो उसको समझ पाए। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टी को, ओनर के अलावा भी जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट जिसको आपसे टैक्स चाहिए या फिर कोई इन्वेस्टर जो भी आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है वो भी जानना चाहता है कि आपका अकाउंटिंग में प्रॉफिट या लॉस कितना है। ठीक है, तो एक अकाउंटेंट का अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंट का वर्क एक बुक कीपिंग फंक्शन से बियॉन्ड जाता है, तो ऑब्वियसली आपको स्पेसिफाइड लेवल ऑफ नॉलेज या स्किल चाहिए उसके लिए। तो अगर आप एक बुक कीपर बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप बुक कीपर आज भी बन सकते हैं अगर आपको बेसिक टैलिंग नॉलेज है तो। बट अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है तो सर आपको थोड़े से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल। नॉर्मली जो जितने भी सारे बिजनेस हाउसेज हैं उन सबकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, अकाउंटेंट आपकी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन हेल्प यू बिल्ड योर बिजनेस इन अ बेटर वे। वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को समझ कर आपको बेटर एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटेंसी हमने देखा कि इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स यानी कि बेसिकली जो रूल्स डिफाइंड है, टेक्निक्स यानी कि किस किस तरीके से उसे किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिसको एक तरीके से भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो अकाउंटेंसी आपको बताता है दोनों तरीके, और जो भी आपके केस के अंदर आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बेटर सुटेबल तरीका हो आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, समराइज करना किस तरीके से है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टीज ताकि उनको समझ आए। ठीक है, तो ये हमारा तीनों की तीनों जो मेजर डेफिनेशंस थी, इन तीनों के मीनिंग आपको समझने ज़रूरी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो तीनों के डिफरेंसेस आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो डिफरेंसेस का ही है, हम डिफरेंसेस इन तीनों के डिस्कस करके चलने वाले हैं। तो लेट्स सी, तो हम डिफरेंसेस के ऊपर अब बात करते हैं। तीनों के डिफरेंसेस के अंदर सबसे पहले जो आपका डिफरेंसेस आ रहे हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर, बेसिक डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे। जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई किया जाता है लेजर्स के अंदर, और यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर उसे समराइज़ किया जाता है ताकि रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है, बुक कीपिंग का जो फंक्शन है वो एक नॉर्मल क्लरिकल नेचर का फंक्शन है, जिसको एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि आपको उसके लिए बेसिक नॉलेज होना ही ज़रूरी है, आपको उसके लिए एडवांस नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग के फंक्शन के लिए हालांकि आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर अकाउंटिंग फंक्शन कर सके। ठीक है, तो बुक से गो थ्रू करते हैं इसके पॉइंट्स को। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप सिंपल अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो फिर आप इसको काफ़ी इजीली रिलेट कर सकते हैं। बुक कीपिंग एंड देन अकाउंटिंग, आपका बुक कीपिंग आपका स्टूडेंट है, अकाउंटिंग आपका स्कूल है। ठीक है, तो लेट्स सी, बुक कीपिंग की अगर मैं बात करूं तो बुक कीपिंग का सबसे पहले स्कोप के अंदर सिंपल सा जो स्टेप्स डिफाइंड हैं वही जो हमने 4 स्टेप डिस्कस किए थे। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड देन फोर्थ उसको क्लासीफाई करना लेजर के अंदर। अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? अकाउंटिंग का स्कोप ये है कि उसको समराइज़ करना इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L, उसको इंटरप्रेट करना
ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि कितना क्यों प्रॉफिट हुआ, उसके रीजंस क्या हैं, लॉसेस होने के रीजंस क्या हैं। उसके बाद उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना उसके ओनर को या किसी भी जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन सबको। ठीक है, स्टेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है बुक कीपिंग। आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है सेकेंडरी स्टेज है, बट अकाउंटिंग का फंक्शन बिना बुक कीपिंग के को नहीं किया जा सकता। जनरली देखो हैंड इन हैंड वो साथ के साथ चलाए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस का इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको मेजर करके। जबकि अकाउंटिंग का मेजर ऑब्जेक्टिव है ताकि उसके रिजल्ट्स को एसरटेन किया जा सके, ताकि उसके रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जा सके और बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प की जा सके। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब की अगर मैं बात करूं तो क्लरिकल नेचर का है, जबकि अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का है। एनालिटिकल चीज़ें क्या होती हैं सर? एनालिटिकल का मतलब ये है कि उसको एनालाइज करना ताकि उसके रीजंस को आइडेंटिफाई किया जा सके। हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर आपको लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होगा। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे तो फिर इसको इसमें आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म की बात करें तो अगर हम इसमें बुक कीपिंग कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि एक सीनियर स्टाफ का बंदा आपको चाहिए अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉपर करनी है तो। ठीक है, नॉलेज लेवल की बात करूं तो ऑब्वियसली उसमें स्किल सेट ऑफ नॉलेज इतना ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपको बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है अकाउंटिंग की तो आप बुक कीपिंग कर सकते हैं। जबकि आपको अकाउंटिंग फंक्शन करने के लिए आपको सीनियर स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बुक कीपिंग के साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी नॉलेज हो कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स आपको बुक कीपिंग लेवल पे रिक्वायरमेंट नहीं होती उस चीज़ की। ऑब्वियसली आप एनालाइज नहीं कर रहे किसी चीज़ को, जबकि अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको एनालिटिकल स्किल्स होने मैंडेटरी हैं ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें, रीजंस को आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला जो डिफरेंस है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि हमने सर समराइज़ कर लिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया, उसको कम्युनिकेट कर दिया। जबकि अकाउंटेंसी का स्कोप क्या है? अकाउंटेंसी का स्कोप है रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करना, उसको ताकि आप उसको प्रॉपरली एज पर द रूल्स उसको समराइज कर सकें या रिकॉर्ड कर सकें या क्लासीफाई कर सकें और उसको कम्युनिकेट कर सकें। उसके रूल्स जो डिफाइन करता है वो अकाउंटेंसी डिफाइन करता है, और उसको कैसे करना है प्रैक्टिकली वो आपका स्टेप है अकाउंटिंग, किस तरीके से उसे किया जाता है। स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग ऑब्वियसली एक नैरो स्कोप है, क्योंकि उसके अंदर जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। जबकि अकाउंटेंसी इज़ फार मच वाइडर स्कोप देन अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ अकाउंटिंग करने को ही डिफ़ाइन नहीं करती, वो बाकी सारे बहुत सारी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन करती है। वो बुक कीपिंग के रूल्स भी डिफ़ाइन करती है, अकाउंटिंग के भी रूल्स डिफ़ाइन करती है। इसके अलावा आपको बताती है कि आपको किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को बेटर वे में प्रेजेंट करना है। ठीक है, रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग डिपेंड करता है बुक कीपिंग के ऊपर, और अकाउंटेंसी का जो फंक्शन है, अकाउंटेंसी का फंक्शन दोनों बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। हालांकि ये इसको इस तरीके से लिखना चाहिए कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों डिपेंड करते हैं अकाउंटेंसी की स्टडी के ऊपर। ठीक है, अकाउंटेंसी के रूल्स के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली अकाउंटिंग का मेजर फंक्शन यही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता के चलना, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की। जबकि अकाउंटेंसी का फंक्शन मेजर ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके कि आपको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं अकाउंटिंग के लिए, अपनी फर्म के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अकाउंटेंसी बता के चलता है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि मैंने उसको क्यों रेफ़र किया था कि बुक कीपिंग एक स्टूडेंट है, अकाउंटिंग एक स्कूल है, और अकाउंटेंसी आपका CBSE बोर्ड है, जो कि आपको बताता है कि किन चीज़ों को किस तरीके से करना है। वो स्कूल को बताता है और स्कूल फिर स्टूडेंट को सिखाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके चल सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन में कोई भी डाउट हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसके अंदर रिजॉल्व करने में हेल्प करके चल सकूँ। तो ये हमारे 3 मेजर डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस हो गई। ठीक है, उसके बाद अभी हम जो बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है टाइप्स या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि हर एक चीज़ का देखो,
आप डिफाइन कर सकते हो हर एक चीज़ को मल्टीपल सब फील्ड्स के अंदर, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। सब फील्ड क्यों बनाई जाती है सर? कोई चीज़ अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए की जा रही है तो उसको उसकी सब हाँ, तो सब फील्ड क्यों बनाई जाती हैं सर? अगर कोई भी चीज़ कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है तो उसको उसकी सब फील्ड बना दी जाती है, ताकि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो सके, ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके उस चीज़ की। तो अकाउंटिंग की सब फील्ड की अगर मैं बात करूं तो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इसलिए बनाई गई है क्योंकि हर एक जितनी भी ये सब फील्ड्स हैं इन सब का एक सेपरेट फंक्शन है, एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव है। हालांकि अगर आप एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी की सारी सब फील्ड्स फॉलो की जाती हैं, जबकि एक जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर नॉर्मली सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रेफरेंस दी जाती है। बाकी सारी अकाउंटिंग का उसके अंदर ज़्यादा इतना रोल नहीं होता, वो मतलब मेजरली आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया जाता है। बट अगर आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, डिटेल रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर आपको सारी की सारी सब फील्ड्स को सेपरेट बनाना पड़ेगा, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि क्योंकि हर एक अकाउंटिंग करने का पर्पज़ जो है अलग है। तो अब सारे पर्पज़ के रिगार्डिंग हम बात करके चलेंगे, हम समझेंगे इन सारी सब फील्ड्स का पर्पज़ क्या है। तो मेजर जो आपके टाइप्स ऑफ सब फील्ड्स हैं, टोटल ये 5 टाइप के अकाउंटिंग आपको गिवन है। तो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मैं बात करूँ तो आपकी सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथी है आपकी टैक्स अकाउंटिंग और पांचवी है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है, इन सब के पहले मीनिंग समझते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके अंदर क्या इस तरीके से अकाउंटिंग इनकी सब फील्ड क्यों बनाई गई थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको नाम से क्लियर होना चाहिए। अभी तक जो हम नॉर्मली बात करके चल रहे थे, हम सारी की सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करके चल रहे हैं, जिसके अंदर कि आपको बताया जाता है कि आपके नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जाती है। मैनेजमेंट यानी कि वो पर्सन जो कि बिजनेस को रन कर रहे हैं, आपके बिहाफ के ऊपर आपके बिजनेस को रन करके चल रहे हैं। ठीक है, उन मैनेजर्स को अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी सर? नॉर्मली जो आपके बिजनेस अकाउंटिंग हो रही है, डे टू डे बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या वो हर ट्रांजेक्शन मेरे मैनेजमेंट के लिए रिलेवेंट होती है? जी नहीं, हर ट्रांजेक्शन आपकी मैनेजमेंट के लिए रेलिवेंट नहीं होती। इनफैक्ट हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपकी मैनेजमेंट के लिए रेलिवेंट हो वो एज अ ओनर आपके लिए रेलिवेंट ना हो। उन्हें डे टू डे की कुछ एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि जिनके बारे में उन्हें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके, टाइमली डिसीजंस को ले सके, ताकि वो अपने बिजनेस को आपके बिजनेस को इम्प्रूव करके चल सकें, ताकि आपको कोई भी अगर आपको चेंजेस हो रहे हैं जो भी इन्वायरमेंट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उनसे आपको अडेप्ट करा के चल सके, ताकि आपका बिजनेस ग्रो करे, ग्रूम करे। ठीक है, थर्ड टाइप की जो अकाउंटिंग है आपका हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले डिस्कस कर लिया। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब पर्पज़ क्यों होता है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताने में हेल्प करती है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उसकी कॉस्ट कितनी लगी आपको, ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट निकालने के अंदर आपको जो हेल्प करती है दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रेलेवेंस आपकी डे टू डे ओनरशिप में आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप अपने नॉर्मल बिजनेस से उसे निकाल पाएंगे, बट अगर आप लार्ज स्केल बिजनेस के अंदर हैं तो आपको उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो कि सिर्फ कॉस्ट की अकाउंटिंग करके चलेगा कि डेली में मेरा कितना माल लग रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ताकि और कितनी यूनिट्स बनकर अल्टीमेटली निकली, ताकि आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट उसके अंदर से निकाल सकें। ठीक है, स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है इन सब चीज़ों को। आपको इतना थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि अगर आपका बिजनेस का स्केल बड़ा है तो आपको ये सारे के सारे सेपरेट डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेते हैं। टैक्स अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो टैक्स अकाउंटिंग स्पेसिफिकली किया जाता है ताकि आप अपने टैक्स से कंप्लाइंट रह सकें, यानी कि जो भी आपको इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो है जीएसटी जो है आपको पे करना है गवर्नमेंट को, अब उसकी कंपटीशन टाइमली मैनर में सही तरीके से कर सकें, उस लिए टैक्स अकाउंटिंग की जाती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक नया कंसेप्ट है बेसिकली। आज की डेट में तो मैं इसे नया नहीं कह सकता बट अगर मैं डिस्कशन में बात करूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है,
सर देखो, बिजनेस जो है, हर एक बिजनेस जो है एक सोसाइटी के अंदर रन कर रहा है, ठीक है। जनरल पब्लिक के दायरे के अंदर ही हर एक बिजनेस काम करके चल रहा है और जनरल पब्लिक के लिए ही काम कर रहा है। तो वो जो रिसोर्सेज वगैरह को यूटिलाइज करता है, इतनी सारी चीज़ें को यूटिलाइज करता है, तो कुछ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे बिजनेस की, एज अ बिजनेस हाउस आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी से जब इतने सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आप उनको रिटर्न में कुछ दें, यानी कि कुछ सोशल एक्टिविटी कंडक्ट करें, ठीक है। कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो एक अपना एक छोटा सा पोर्शन जो है, जो बड़ी कंपनी है वो एक छोटा सा पोर्शन अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, उसको खर्च करें ताकि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो सके। CSR एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे कि NGO के थ्रू पढ़ाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना या गरीब बच्चों को खाना खिलाना, या फिर किसी भी टाइप की एक सोशल एक्टिविटी को कंडक्ट करें जिससे कि सोसाइटी का भला हो सके, सोसाइटी भी ग्रो करे। तो अगर आप एक लार्ज स्केल कंपनी है तो ऑब्वियसली आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेपरेट मेंटेन करनी होती है, ठीक है, ताकि आप जान सकें, आप अपने अपने लॉ से भी कंप्लाइंट रह सकें और आप जान भी सकें कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बिजनेस ने क्या क्या वर्क्स जो हैं, क्या क्या काम जो है वो कंडक्ट किया है और उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये सारे हमारे टाइप ऑफ अकाउंटिंग हैं। अगर आप एक छोटा बिजनेस हैं तो फिर ऑब्वियसली आप इन सब के अंदर ये सारे के सारे टाइप्स जो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। और अगर आप एक बड़ा बिजनेस हैं तो आपको ये सारे के सारे सेपरेटली मेंटेन करके चलने होते हैं, ठीक है। अब मेजर आपने इसका पर्पस समझ लिया, सारे की सारी डेफिनेशन समझ ली। अब हम इसको बुक से गो थ्रू करते हैं सिंपल सा कि क्या कहती है सारी की सारी अकाउंटिंग जो है, टाइप्स या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग जो है। तो सबसे पहले आ रही है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ताकि वो आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल के बता सके, ठीक है। This branch of accounting provides information to various informations required by management and interested parties। interested party यानी कि ओनर वगैरह जो भी हैं। अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस हैं तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही कंडक्ट करते हैं, बाकी अकाउंटिंग नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर पर्पस है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो वो या आपका बिजनेस टेंडर कर रहा है उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देना, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये मेजरली आपके जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं या फिर जो लार्ज स्केल सर्विस प्रोवाइड कंपनीज हैं वो इसको कंसिडर करके चलती हैं। स्मॉल स्केल के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं की जाती। ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक बिजनेस के अंदर कंडक्ट की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, सेपरेट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, डेली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, जो कि एक मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि उसका बिजनेस किस लेवल पे किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस फील्ड्स में उसको काम करना है और किस फील्ड में आगे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए बिजनेस जहाँ पे उन्हें लॉसेस हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं, बजट्स बनाए जाते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, फंड किस तरीके से, पैसा कितना आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर मैं बुक डेफिनेशन की बात करूँ तो मेन पर्पस ऑफ दिस अकाउंटिंग इज़ to present the accounting information in such a way so as to assist the management in various planning and controlling the operations of business, यानी कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें ताकि बिजनेस को प्लान या कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बजट्स वगैरह बनाए जाते हैं, सारी की सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मंथली MIS रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स, MIS रिपोर्ट्स, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग की अगर मैं बात की करूँ तो सर टैक्स अकाउंटिंग सिंपल सा है। फॉर टैक्स पर्पस जो कंप्यूट की जाती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो GST हो, यानी कि किसी भी टाइप का टैक्स हो उससे कंप्लाइंट रहने के लिए आप उसको टैक्स अकाउंटिंग को सेपरेट करते हैं। ऑब्वियसली लार्ज स्केल कंपनीज के अंदर इसे सेपरेटली किया जाता है, अदरवाइज ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हम सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो एज अ बिज़नेस हमारी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी के प्रति, उसको हेल्प करने की। तो आपको जो सोसाइटी को इन द फॉर्म ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ आपको वापस देना है, उस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसी पर्पज़ के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर बात करेंगे तो
देर इज़ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट्स ऑन एक्टिविटीज़ विच रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यानी कि बिजनेस ने एक सोसाइटी के प्रति कितना कंट्रीब्यूट किया वापस, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। इस बेसिस के ऊपर भी बिजनेस को जज किया जाता है आज की डेट में कि वो अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी की ग्रोथ में कितना हेल्प कर रहा है, अंडर प्रिविलेज सोसाइटी को कितना हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली या फिर एजुकेशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करने में कितना हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपका छोटा सा टॉपिक है, एज अ सोर्स ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या अकाउंटिंग आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? जी सर बिल्कुल, हमारा अकाउंटिंग जो है हमारी एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन काम करके चलता है। जैसे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ऐसे ही अकाउंटिंग एक बिज़नेस की लैंग्वेज है जो आपके बिज़नेस को समझकर आपको बताती है कि आपको क्या, आपका बिज़नेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपके बिज़नेस को स्टेबल रखने के लिए आप कह सकते हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन, अच्छा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है सर? बहुत सारे यूज़र्स होते हैं सर। मैं बात करूं तो एज अ ओनर, बिज़नेस के ओनर के रूप में आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपके बिज़नेस में पैसे लगाए हैं, यानी कि आपने उसे लोन दिया है किसी बिज़नेस को, तो आपको उस बिज़नेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप जान सकें। ठीक है, इसके अलावा आपके गवर्नमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो टैक्सेस प्रॉपर कंप्यूट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनसे आप उधारी माल लेके आते हैं, जिनको आप उधारी माल देते हैं, ये सब लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस की पोजीशन क्या है। तो एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस टॉपिक का जो रेलेवेंस है वो आपके अपकमिंग नेक्स्ट टॉपिक के लिए है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको ये यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यानी कि कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वो पता होने ज़रूरी होने चाहिए। बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड क्या करती है सर? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जो आपके बिजनेस की सारी पोजीशन बता सकती है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप जान सकते हैं कि वो किस तरीके से क्या क्या ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो आप सिंपल सा बेसिक मीनिंग समझ सकते हैं अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का, कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सिंस द मेन एम ऑफ लैंग्वेज का सिंपल सा काम होता है किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना। ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग कम्युनिकेट करके चलता है आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ को टू द मैनेजमेंट जो कि बिजनेस रन कर रहे हैं, टू द ओनर्स जो कि ओनर जाके आप खुद हो सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर यानी कि जो पैसा लगाना चाहता है, क्रेडिटर यानी कि जिसने आपको उधारी में माल दिया, लेंडर्स यानी कि जिसने आपको उधारी में पैसा दिया, और गवर्नमेंट जिसने आपसे टैक्सेस लेने हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम is a process of identifying, measuring, recording, summarizing, communicating the information to various interested parties in business। ठीक है, हमने बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ी थी कि सारी की सारी चीज़ें रेलिवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पर्सनस हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ ओनर को ही इंटरेस्ट नहीं होगा, बाकी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाकी भी बहुत सारे पर्सन्स हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, जिनको आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट होता है। तो ये कौन कौन होते हैं हम इससे डिस्कस करते हैं अभी। जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, यानी कि कौन कौन से यूज़र्स होते हैं और उन्हें क्या चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। हर एक यूज़र की नीड अलग होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, और पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी ये कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। मोटा मोटी आप इनको दो एस्पेक्ट्स के अंदर क्लासिफाई करके चल सकते हैं। कुछ एक एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं और कुछ इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स को हम पहले हम इंटरनल यूज़र्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूज़र्स के ऊपर। तो मोटा मोटी एक्सटर्नल यूज़र्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, जो कि आपके बिज़नेस का पार्ट नहीं है, यानी कि जो बाहर के बंदे हैं। इंटरनल यूज़र यानी कि जिनको बिज़नेस से सीधा फ़र्क पड़ता है। दो ही टाइप के ऐसे लोग होते हैं जिनको बिज़नेस से सीधा फ़र्क पड़ता है। एक मैनेजर्स जो कि आपका बिज़नेस रन कर रहे हैं, और दूसरा एज अ ओनर आप खुद। ठीक है, आपको दोनों को आपके जो भी बिज़नेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उससे डेली टू डेली फ़र्क पड़ता है। और एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? एक्सटर्नल यूज़र्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक आपका इन्वेस्टर हो गया जो कि आपके बिज़नेस में पैसा लगाना चाहता है। आपका क्रेडिटर हो गया जो आपको उधारी में माल देता है, वो जानना चाहता है कि आपको बिज़नेस में लॉस तो नहीं हो रहा है, कल को आप बिज़नेस बंद करके चले जाएंगे तो उसका पैसा सारा डूब जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा जो भी है आपके गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट को क्योंकि आपसे टैक्सेस रिकवर करने हैं तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। लेंडर्स हो गए आपके, जो कि आपको लोन के फॉर्म में पैसा दे रहे हैं, ताकि कल को वो भी जान सके कि आप हमारा लोन चुका पाएंगे वापस या नहीं चुका पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, जो कि जानना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस किस तरीके से कितना ग्रो कर रहा है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी के अंदर भी इंक्रीमेंट की डिमांड कर सकें, ठीक है। आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो ये सारे लोग आपके साथ ग्रो करते हैं। अगर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा, लॉसेस की तरफ जा रहा है, तो उससे ये सारे के सारे लोग अफेक्ट होते हैं, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम बुक से देखते हैं। बेसिकली इंटरनल यूज़र्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आपके आ रहे हैं ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ऑब्वियसली वो जानना चाहते हैं कि उनका कितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट बता के चलती है, और कितना उन्होंने प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, वो आपको फाइनेंशियल जो आपको पोजीशन है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता के चलता है। इसके अलावा वो जानना चाहते हैं कि हमारे को बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एज अ ओनर ऑफ बिजनेस आपको हमेशा चाहिए ही चाहिए होती है। मैनेजमेंट को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सर मैनेजमेंट को डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सके। अगर कोई भी स्टेप रॉन्ग जा रहा है, कोई भी गलत हो रही है चीज़, ताकि वो लॉन्ग टर्म में गलत ना जाए, ताकि उसके लिए टाइमली मेजर्स लेके, टाइमली स्टेप्स लेके उस बिज़नेस को ट्रैक पे लेके आया जा सके वापस, ताकि वो ग्रोथ की तरफ बढ़े। हर कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है, हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो इसलिए ये स्टेप्स लेने मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो बुक से गो थ्रू करते हैं हम हमारे जो इंटरनल यूज़र्स हैं। इंटरनल यूज़र्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल यूज़र्स आर दोज पर्सन्स हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। डायरेक्ट इंटरेस्ट सिर्फ दो ही लोगों का होता है, जो बिज़नेस को रन कर रहे हैं और जो बिज़नेस में जिसने पैसा लगाया है, यानी कि जो ओनर है, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है ओनर्स यानी कि बेसिकली जिसने सारा का सारा पैसा लगाया है। दे ऑलवेज वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बिजनेस। जिस बिज़नेस में मैंने पैसा लगाया है, क्या वो बंद तो नहीं होने वाला? क्या कोई ऐसे फैक्टर्स पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि वो बिज़नेस बंद हो जाए, ठीक है। कितना मेरा प्रॉफिट मैंने कमाया है, डिक्रीज़ हुआ है अगर मेरे प्रॉफिट में तो क्यों हुआ है? मेरे पास कितने की फिक्स्ड एसेट्स हैं, फ्लोटिंग एसेट्स यानी कि दो टाइप की एसेट्स होती हैं, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि मेरे बिज़नेस में कितनी कितनी एसेट्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग प्रोवाइड करा के चलती है। दूसरा, अगर आप मैनेजमेंट हैं तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली एक बिज़नेस को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रन करना चाहती है, क्योंकि अगर बिज़नेस ग्रो करेगा तो वो भी ग्रो करेंगे, ठीक है। तो उनकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नीड्स होती हैं, वो डेली नीड्स जो हैं, ये सारी की सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करके चलती हैं, ठीक है। अगर आप बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नीड्स की अगर मैं बात करूँ तो जो मैनेजमेंट को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो जनरली हर एक इंसान को नहीं दी जाती, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के हर एक राज को अगर आप जनरल पब्लिक को बता देंगे तो फिर आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मैनेजमेंट को, वो जो जनरल पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उससे थोड़ी सी अलग होती है। मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ी सी सेपरेट होकर चलती है। उसके अंदर जो मंथली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो उस रिपोर्ट्स को एनालाइज करके देखते हैं, और फिर उस बेसिस के ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि उनको क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, क्या उनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, क्या उनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो उस अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन को आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट यूटिलाइज करके चलती है अपने पर्पसेस के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट के पास डायरेक्ट एक्सेस होता है बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स का। हालांकि अगर आप एक आउटसाइडर हैं या फिर अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो ऑब्वियसली आपके पास उन सब चीज़ों का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती हैं ताकि आपका बिज़नेस आप खुद ग्रो कर सकें। अगर आपने कोई भी आपका मेजर जो डिसीज़न है, अगर आपके टाइमली आपके कॉम्पिटिटर को पता लग जाएगा, तो फिर इस केस के अंदर आप अपना बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो हमारे अगले जो यूज़र्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स आ रहे हैं, बट आई थिंक हमारी क्लास का ऑलरेडी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो हम एक्सटर्नल यूज़र्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करके चलेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करके चलेंगे। आप एक बार गो थ्रू करिएगा एक्सटर्नल यूज़र्स को। अगर आपके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप इसको मोस्ट डेफिनेटली गो थ्रू करके देखिएगा। अदरवाइज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लास से एक्सटर्नल यूज़र से कंटिन्यू करने वाले हैं,
थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास. बाय बाय.